अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम वोल्टेरा सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने लास्ट टाइम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था वोल्टेरा सीरीज़ का और कंटिन्यूस टाइम वोल्टेरा सीरीज़ के कुछ के कोफिशिएंट्स वगैरह कैसे लिखते हैं, वोल्टेरा कर्नल्स क्या होते हैं, थोड़ा सा इस बारे में देखा था। तो अब हम डिस्क्रीट टाइम वोल्टेरा सीरीज़ देखेंगे क्योंकि जो हमारा एडाप्टिव फ़िल्टर है उसको हम लोगों ने जिन पैरामीटर्स के साथ मॉडल करना है वो डिस्क्रीट टाइम वोल्टेरा सीरीज़ होगी। अच्छा जी, अब ये एक नॉन रिकर्सिव सीरीज़ होती है। हम लोगों ने कंटीन्यूअस टाइम में भी देखा था। नॉन रिकर्सिव का मतलब ये है कि ये जो आउटपुट के सैंपल्स हैं वो अपनी अपनी पुराने वैल्यूज़ को रिकॉल नहीं करते, ठीक है? तो ये जो नॉन रिकर्सिव सीरीज़ है उसमें जो इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप है, जो कि हम कन्वोल्यूशन इंटीग्रल को इस केस में कन्वोल्यूशन समेशन को एक्सटेंड करके फाइंड आउट करते हैं, उसको हम इस तरह से लिखते हैं। अच्छा, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सिग्नल्स को या इम्पल्स रिस्पॉन्सेज को डिफरेंशिएट करने के लिए जो बुक मैं फ़ॉलो कर रही हूँ, अच्छा मैं इसको इंशाल्लाह टीम से भी अपलोड कर दूँगी। डीनीज़ इसका ऑथर है। इस बुक से हम नॉन लीनियर एडाप्टिव फ़िल्टर्स पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब इस बुक में ये जो चैप्टर नंबर 10 है उसमें डिस्क्रीट टाइम और कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम्स के इम्पल्स रिस्पॉन्सेज को डिफरेंशिएट करने के लिए एच और डब्ल्यू की टर्म्स यूज़ हुई हैं। तो अभी मैं जो डिस्क्रीट टाइम वोल्टेरा सीरीज़ लिखूँगी इसमें जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है उसको डब्ल्यू के साथ रिप्रेजेंट किया है बुक में। तो जिस वक़्त हमारे पास एक लीनियर टर्म है जिसमें इनपुट की हम एक ही टर्म ले रहे हैं या इनपुट अभी लीनियरली कन्वॉल्व होगी सिस्टम के साथ, सिस्टम के इम्पल्स रिस्पॉन्स के साथ, तो उसको हम डिस्क्राइब करेंगे इस इक्वेशन से, ठीक है? और इसके बाद हमारे पास सेकंड ऑर्डर नॉन लीनियर टर्म आएगी। और सेकंड ऑर्डर नॉन लीनियर टर्म के लिए जो सिस्टम का रिस्पॉन्स होगा वो टाइम की दो वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है? K1 और K2। और अगर आपको थोड़ा सा जहन में हो तो अब हम लोगों ने इनपुट की भी दो टर्म्स लेनी है बिकॉज ये सेकंड ऑर्डर नॉन लीनियरिटी है। और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो साथ ये है कि जब हम एक नॉन लीनियर सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें बेसिकली इनपुट का हर सैंपल अपने ही हर सैंपल के साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है? इट्स नॉट सिंपली एक्स एन स्क्वायर। इसमें एक्स एन अपने पुरानी तमाम वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर एक्स ऑफ एन माइनस वन अपनी पुरानी तमाम वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह से एक्स ऑफ एन माइनस टू एंड सो। और हम फिर फाइनली जो भी लास्ट सैंपल होगा, लेट्स सपोज है लास्ट सैंपल हमारे पास एक्स ऑफ ज़ीरो कहना आसान है, एक्स ऑफ ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय एक्स ऑफ ज़ीरो हमारे पास लास्ट सैंपल आएगा। या इसको हम एक्स ऑफ एन माइनस कैपिटल एन अगर कहेंगे तो उसको भी हम एक लास्ट सैंपल अज्यूम कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर लीनियरिटी के लिए टर्म आ गई। और उसके बाद हमारे पास एक पीएथ ऑर्डर के लिए नॉन लीनियर टर्म होगी। उसको हम थोड़ा सा अवेलेबल स्पेस में लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये हो गया वोल्टेरा कर्नल, ठीक है? पीएथ ऑर्डर वोल्टेरा कर्नल। और साथ हमारे पास जो इनपुट की टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है? एंड सो ऑन। अच्छा, अब इसको ज़ीरो से जो शुरू किया है ना हर समेशन टर्म को, दिस शोज़ के हम एक कॉज़ल सिस्टम की बात कर रहे हैं। अच्छा, इस कॉज़ल सिस्टम में मैंने पहली लीनियर टर्म और फिर एक नॉन लीनियर टर्म सेकंड ऑर्डर और फिर एक पीएथ ऑर्डर नॉन लीनियर टर्म लिखी है। और ये जो एंड पे डॉट्स हैं ये शो कर रहे हैं कि ये बेसिकली इन्फिनिट वोल्टेरा कर्नल्स जिसमें अवेलेबल हों या होते हैं। एक जो कंप्लीट वोल्टेरा सीरीज़ है या सिस्टम की जो कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन है उसमें इन्फिनिट वोल्टेरा कर्नल्स होते हैं। अच्छा, अब इससे आगे चलते हैं।
एक तो इस मॉडल में जो समझने वाली बात है वो ये कि या जो हमें इसमें आसानी लगती है वो ये है कि बेसिकली इट इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन लीनियर फंक्शंस, ठीक है, या लीनियर इसमें जो हमारे पास एक समेशन की टर्म है, मतलब हर अगर हम टर्म को देखें तो बेसिकली जो नॉन लीनियर टर्म्स हैं वो भी आपस में लीनियरली इन्वॉल्व या लीनियरली रिलेटेड है, ठीक है। तो वोल्टेरा सीरीज़ में ये थोड़ी सी उसको उसको हैंडल करना थोड़ा सा आसान होता है, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको ये बताया इसमें कि जो ये सारे के सारे हमारे पास कोफिशेंट्स हैं दे आर कॉल्ड वोल्टेरा कर्नल्स। एंड वोल्टेरा कर्नल्स आर बेसिकली फंक्शंस या मैथमेटिकल रिलेशंस जो कि किसी एक फंक्शन को एक डोमेन से दूसरी डोमेन या एक इन्वायरमेंट से दूसरी इन्वायरमेंट में लेके जाते हैं सो दैट कि हमारी मैथमेटिकल कंप्यूटेशन थोड़ी सी आसान हो जाए। अच्छा, अब जैसे कि आपको बता दी कि वोल्टेरा सीरीज़ में जनरली हमारे पास कोफिशिएंट्स इनफिनिट होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करना या इस कंप्यूटेशन को कैरी आउट करना विल बी इम्पॉसिबल, नॉट डिफिकल्ट, इट विल बी इम्पॉसिबल। तो इसलिए हम यूजुअली फर्स्ट पी वोल्टेरा कर्नल्स ही कंसिडर करते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पर इस चीज़ को इरेज कर दूँ, ठीक है, मतलब यहाँ पर मेरी मेरी इक्वेशन ख़त्म हो जाए एक्स ऑफ एन माइनस के बी पे, तो दिस वुड बी इक्विवेलेंट टू कंसिडरिंग फर्स्ट पी वोल्टेरा कर्नल्स या फर्स्ट पी टर्म्स इन द वोल्टेरा सीरीज़। तो यूजुअली हम ट्रंकेटेड वोल्टेरा सीरीज़ ही इस्तेमाल करते हैं ताकि हम एटलीस्ट कंप्यूटेशन रियलाइजेबल हो। अच्छा, अब ज़ाहिर सी बात है कि इसका जो नुकसान होता है वो ये होता है कि सिस्टम ट्रूली रियलाइज़ नहीं हो सकता या ट्रूली रिप्रेजेंट नहीं हो सकता। लेकिन ऑफ़ कोर्स उसके मुकाबले में जो फ़ायदा हमें है वो ये है कि सिस्टम एटलीस्ट रियलाइज़ेबल बन जाता है, कंप्यूटेशंस एटलीस्ट कंडक्ट हो सकती हैं। अच्छा, एक तो हम लोगों ने वोल्टेरा सीरीज़ को या कर्नल्स को हम लोगों ने डब्ल्यूपी तक लिमिट कर दिया। और दूसरी हम इसमें ये चीज़ करते हैं कि जो समेशन है उसको इंस्टेड ऑफ एक आईआईआर फिल्टर या मतलब इन्फिनिट समेशंस के तौर की बजाय हम अ, कुछ एन नंबर ऑफ टर्म्स या एल नंबर ऑफ टर्म्स कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जब हम वोल्टेरा सीरीज को कंसिडर करते हैं तो वो हमारे पास एक डबल फिनिट वोल्टेरा सीरीज बन जाती है, ठीक है। मतलब इसमें जो वोल्टेरा कर्नल्स हैं या वोल्टेरा टर्म्स हैं वो अगर हम पी लें और उसके अलावा जो फ़िल्टर के कोफिशिएंट्स हैं या ईच समेशन टर्म अगर हम उसकी बात करें, ठीक है, मतलब अगर हम एल टर्म्स लेंगे इसका मतलब ये है कि हम 0 से लेकर एल माइनस 1 तक जा रहे हैं। तो अगर हम समेशन टर्म्स एल लें तो वी वुड कॉल इट या टर्म इट एज डबल फिनिट वोल्टेरा सीरीज, क्योंकि अब हम लोगों ने इसको दो जगहों से या दो तरीकों से इसको रिस्ट्रिक्ट किया है। उसकी नॉन लीनियर टर्म्स भी कम की हैं और ईच समेशन टर्म को भी हम लोगों ने एल टर्म्स तक फिनिट कर दिया है या रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह की वोल्टेरा सीरीज डबल फिनिट वोल्टेरा सीरीज कहलाती है। मसलन एक ट्रंकेटेड वोल्टेरा सीरीज या डबल फिनिट सीरीज अगर हम डेवलप करना चाहें p इज़ इक्वल टू 2 और l इज़ इक्वल टू 3 के लिए, तो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी और इसका स्ट्रक्चर या ब्लॉक डायग्राम कैसे बनेगा उसको हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। ये मेरे पास इस ओके, मैं ट्राई करती हूँ कि थोड़ा सा ज़्यादा जगह मुझे मिल जाएगी कि मैं इसको इस तरह से करने की कोशिश करूँगी तो ओके। अच्छा जी, मेरे पास एक्स ऑफ एन और ये जिस भी सिस्टम से पास आउट होगा ये इनपुट सिग्नल, उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। मतलब ये बेसिकली जिस भी सिस्टम से जो सिस्टम को हम लोगों ने एज अ सबसेट ऑफ फ्यू सिस्टम्स रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे, तो उसको लिखने का तरीका ये होगा कि पे इस सिस्टम से गुजरेगी ताकि मतलब इस जिसका ऐसा इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा और हमें आउटपुट यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। मतलब वाई
एन जो हमें आउटपुट में मिलेगा उसकी बेसिकली जो वन ऑफ द टर्म्स वुड बी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स ऑफ एन या समेशन ओवर ईच मल्टीप्लिकेटिव टर्म ऑफ एक्स ऑफ एन विद दिस इम्पल्स रिस्पॉन्स, ठीक है, मतलब इन दोनों की जो कॉन्वोल्यूशन है। अच्छा, उसके बाद क्योंकि हम एन को थ्री लिया हुआ हम लोगों ने, इसका मतलब है कि हम तीन टर्म समेशन में कंसिडर कर रहे हैं। तो एक डिले के बाद हमारे पास जो यहाँ पे टर्म आएगी दैट वुड बी एक्स ऑफ एन माइनस वन, और फिर एक फर्दर डिले के बाद हमारे पास यहाँ पर तीसरी टर्म आएगी। अच्छा, ये अभी तक हम लोगों ने जो आउटपुट फ़िलहाल जनरेट की है यहाँ तक, ये बेसिकली ये वाली टर्म है ना सबसे ऊपर वाली, इसको एक्सपेंड करके अभी तक डेवलप किया। मतलब अगर हम सिर्फ इसको यहाँ तक छोड़ दें तो ये जो हमारे पास इक्वेशन में सबसे ऊपर वाली टर्म है समेशन टर्म, बेसिकली सिर्फ अभी तक यही लिखी गई है, ठीक है। हमारी जो ये समेशन है ये वेरी कर रही है के इज इक्वल टू जीरो से लेकर एल माइनस वन यानी कि टू तक, जीरो से लेकर टू तक। तो इनपुट की तीन टर्म्स हो गई, ठीक है। और इसी तरह से ये जो इम्पल्स रिस्पॉन्स एट वेरिंग टाइम इंस्टेंट्स जो पे हमें मिलता है उस मतलब वो तीन टर्म्स बेसिकली यहाँ पर सम अप होके हमें मिली हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद चूँकि नॉन लीनियर टर्म्स हम लोगों ने जो टोटल ऑर्डर है उसका वो टू है, तो एक हमारे पास ये चीज़ आ गई और एक हम लोगों ने और कंसिडर करनी है। अब उसको थोड़ा सा आपको केयरफुली देखना पड़ेगा कि उसको हम कैसे करेंगे। अच्छा, अब उसमें होगा यूँ कि बेसिकली हमें इनपुट का चूँकि हर कंपोनेंट ने इनपुट के बाकी सारे कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो हम यहाँ पे कर यूँ रहे हैं कि इस इनपुट को नीचे लेके जाते हैं ताकि इसको हम रीयूज़ कर सकें, ठीक है। तो मैंने बेसिकली क्या किया कि टैप कर लिया इन तीनों इनपुट्स को, एक्स ऑफ एन माइनस वन और एक्स ऑफ एन माइनस टू। अच्छा जी, अब एक्स ऑफ एन would get multiplied with x of n, ठीक है, और उसकी जो आउटपुट है that would enter into this system and generate an output, ठीक है। अच्छा, उसके बाद further x of n would get multiplied with x of n minus 1 and enter into a subsystem that is defined by this sort of impulse response और उसकी आउटपुट जनरेट होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद x ऑफ n will get multiplied with x of n minus 2 और उसकी जो आउटपुट होगी that would enter into a system defined by this impulse response, ठीक है। अच्छा, बिकॉज इट इज़ अ नॉन लीनियर प्रोसेस तो इसको हम मज़ीद एक्सटेंड करेंगे। अच्छा, एक्स ऑफ एन की तो हमारे पास यहाँ पे ज़रूरत ख़त्म हो गई, ठीक है। आगे एक्स ऑफ n minus 1 would get multiplied by x of n minus 1 first और फिर ये इस सिस्टम में एंटर होगा, ठीक है। उसके बाद x of n minus 1 would get multiplied with x of n minus 2
ठीक है, और फाइनली x of n minus 2 will get multiplied with itself. और यहाँ पे आपको ज़ाहिर है समय नहीं लगेगा, ये फाइनली हमारे पास इस समय में जाएगा जो हम ऊपर वाले मतलब टर्म के साथ हम लोगों ने लगाया था। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ओवरऑल, आई एम सॉरी कि ये एक पिक्चर में नज़र नहीं आ सकता, लेकिन ये कुछ इस तरह की चीज़ हमारे पास बनी है कि ये हमारे पास पहले 3 टर्म्स जो हैं वो पहली समेशन को शो कर रही हैं, जहाँ पे इनपुट के 3 सैंपल्स हम लोगों ने लेकर जो एक नॉन लीनियर सिस्टम को बेसिकली मुख्तलिफ सब सिस्टम्स में डिवाइड किया, सच दैट कि ईच सब सिस्टम इज डिपेंडिंग अपॉन inputs at each subsystem gives output with respect to inputs at different time instants. तो ये हमारे पास जो पहली समेशन है जो बेसिकली लीनियर कॉन्वोल्यूशन है उसकी 3 टर्म्स हो गई, और उसके बाद हमारे पास जो अगली समेशन है जिसमें नॉन लीनियर टर्म विद सेकंड ऑर्डर इन्वॉल्व होती है, उसकी हमारे पास टर्म्स हैं जिसमें एक्स ऑफ एन पहले अपने साथ मल्टीप्लाई होता है, फिर एक्स ऑफ एन माइनस वन के साथ, फिर एक्स ऑफ एन माइनस टू के साथ, और उसके बाद एक्स ऑफ एन माइनस वन फिर मल्टीप्लाई होता है एक्स ऑफ एन माइनस वन के साथ, और फिर एक्स ऑफ एन माइनस टू के साथ, और फाइनली हमारे पास एक्स ऑफ एन माइनस टू गेट्स मल्टीप्लाइड विद एक्स ऑफ एन माइनस टू and enters into a system that deals with it, and this is the final term in this summation. ठीक है, और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर हम एक लीनियरिटी नॉन लीनियर टर्म एक और बढ़ाएंगे तो वी वुड गेट अ नंबर ऑफ अदर सिस्टम्स, नंबर ऑफ अदर सब सिस्टम्स। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हमारे पास आ गई एक p इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 नॉन लीनियर टर्म्स और 3 अगर हम समेशन टर्म्स लें तो उसकी एक ब्लॉक डायग्राम, और अगर हम इसकी क्वेश्चन लिखना चाहें तो दैट वुड बी सिंपल इनफ, आप इसको खुद भी ट्राई कर सकते हो। और अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो हम इसको लिख भी सकते हैं इस तरह से। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ इस समेशन टर्म का ज़ीरो से स्टार्ट होना बेसिकली ये बताता है कि हमारा सिस्टम कॉजल है, और 2 पे या एक फिनिट वैल्यू पे स्टॉप हो जाने का मतलब ये है, मतलब इंस्टेड ऑफ इन्फिनिटी कोई भी अगर न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर है, इसका मतलब ये है कि हम समेशन एक पर्टिकुलर फिनिट नंबर तक कंप्यूट कर रहे हैं। ठीक है, और इन समेशन टर्म्स का भी यहाँ तक ख़त्म हो जाने का मतलब ये है कि नॉन लीनियर टर्म्स भी हम इन्फिनिट नहीं ले रहे। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो यहाँ से आगे बेसिकली हम लोगों ने जितना वोल्टेरा सीरीज़ को समझना था अडैप्टिव फ़िल्टर की हद तक वो हम कर चुके हैं, और आगे हम अम, जो वोल्टेरा सीरीज़ को कंसिडर करते हुए मतलब एक अडैप्टिव फ़िल्टर को मॉडल करेंगे, उसके ऊपर हम चले जाएँगे। लेकिन सिर्फ़ इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए कि हम लोगों ने इस सीरीज़ को पढ़ा है, थोड़ा-सा देखा है, तो मैं यहाँ पर 2 मिनट लेकर आपको ये बताना चाहूँगी कि इन जनरल ये कहाँ पर इस्तेमाल होती है। जहाँ पे भी बेसिकली नॉन लीनियरिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, मसलन बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल जो है वो पावर एम्पलीफायर्स में होता है कि उसके उसके उसको मॉडल करने के लिए। ठीक है, पावर एम्पलीफायर्स के मैथमेटिकल मॉडल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए वोल्टेरा सीरीज़ को यूज़ करते हैं, और वहाँ पे फिर वोल्टेरा सीरीज़ को बेसिकली फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी मतलब कन्वर्ट किया जाता है। उसकी फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्जन का मतलब ये है कि वोल्टेरा कर्नल्स को बेसिकली ट्रांसफॉर्म किया जाता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, और उसको लिखने का कुछ तरीका यूँ। अच्छा, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है जिसको मैं चाहूँगी कि सिर्फ 2 मिनट दूँ, वोल्टेरा फ़िल्टर्स इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, इसका ताल्लुक एडाप्टिव फ़िल्टर के साथ नहीं है। ये सिर्फ मैं यहाँ पर इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको ये पता हो कि वोल्टेरा सीरीज़ यूजुअली कहाँ पे इस्तेमाल होती है, या
कहाँ पर इसका ज़्यादा इस्तेमाल है, और फिर ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रेजेंटिंग अ नॉन लीनियर मॉडल इसको हम लोगों ने एडाप्टिव फिल्टर के लिए बोरो किया, ठीक है। अच्छा, अब एक pth ऑर्डर कर्नल को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में, और अभी यहाँ पर जो फॉलोइंग इक्वेशन है उसने p को 3 एज्यूम किया है। तो ये हमारे पास आ जाएगा उसकी उसकी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, या डिनोटेशन। और यहाँ पर हम लिखेंगे अच्छा, चूंकि अब डिस्क्रीट टाइम फिल्टर के लिए जो हम लोगों ने अभी तक मॉडल पढ़ा था उसमें W की टर्म इस्तेमाल की थी, तो मैं उसी को यहाँ पे लिखूंगी। ये दिस इज़ ओमेगा बेसिकली, और दिस इज़ W। अगर आप कंफ्यूज होते हो तो आप इस W की जगह h स्मॉल h भी लिख सकते हो। मैं सिर्फ चूंकि डीनीज की नोटेशन फॉलो कर रही थी इसलिए मैंने यहाँ पे W लिखा है। K2 K1 K2 K3, और साथ इसके आएगा हमारे पास e टू पावर माइनस j ओमेगा 1 K1, हाँ जी, प्लस ओमेगा 2 K2 प्लस ओमेगा 3 K3। और आप बड़े आराम से फिगर आउट कर सकते हो कि ये बेसिकली हमारे पास DTFT का फॉर्मूला है, ठीक है, जिसमें हम इम्पल्स रिस्पॉन्स को, टाइम डोमेन इम्पल्स रिस्पॉन्स को मल्टीप्लाई करते हैं e पर जी ओमेगा k या e पर जी ओमेगा इनके साथ। वी टेक समेशन ओवर ऑल द सैम्पलिंग इंस्टेंट्स, ठीक है, और हमारे पास हमें DTFT जो है वो मिल जाता है। तो बेसिकली वोल्टेरा फिल्टर को फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम उसे DTFT फॉर्मूले के थ्रू करते हैं। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है या ये जो हमें टर्म फिर मिल जाती है, इसके थ्रू जो हम साइनसॉइडल रिस्पॉन्सेस निकालते हैं ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पर हमारे पास नॉन लिनियरिटीज़ होती हैं, और नॉन लिनियरिटीज़ जो हैं वो मेनली जिनमें हम इंटरेस्टेड होते हैं, जिनको अदरवाइज केटर करना या कंप्यूट करना थोड़ा मुश्किल होता है, वो नॉन लीनियरिटीज होती हैं। हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, ठीक है, और उसके अलावा इंटर मॉड्यूलेशन प्रोडक्ट, ठीक है। हार्मोनिक डिस्टॉर्शन जहाँ पर यूजली कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स में ज़रा ज़्यादा मसले होते हैं ये दोनों, लेकिन डिस्क्रीट में भी आ जाते हैं। खासतौर पे अगर हम कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स को सैम्पल करके डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स बनाएं। हार्मोनिक डिस्टॉर्शंस जहाँ पर हमारे पास सिग्नल अंडर कंसिडरेशन जो है उसके बहुत सारे गैर ज़रूरी या नॉन रिक्वायर्ड हार्मोनिक्स भी इन्वॉल्व हो जाएं, और इंटरमॉड्यूलेशन प्रोडक्ट्स जहाँ पर हम दो साइनसॉइडल सिग्नल्स को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट्स लेना चाह रहे हैं, लेकिन हमें उनके प्रोडक्ट के अलावा और बहुत सारी नॉन लीनियर टर्म्स मिल रही हैं। तो यूजुअली हम जो LTI सिस्टम्स का एनालिसिस करते हैं उसमें ये जो इंटरमॉड्यूलेशन प्रोडक्ट्स है ये मिस हो जाते हैं, ठीक है। मतलब वो मैथमेटिकल मॉडल्स निस्बतन आसान होते हैं और इंटरमॉड्यूलेशन प्रोडक्ट्स को केटर नहीं करते, लेकिन इन एक्चुअल जब हम किसी भी LTI सिस्टम में साइनसॉइडल सिग्नल देते हैं इनपुट पे, तो उसमें इंटरमॉड्यूलेशन प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, और या होते हैं बेसिकली। और उनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, यानी कि कौन सी नॉन लीनियर टर्म का एम्पलीट्यूड वगैरह क्या है, वो फिर हम वोल्टेरा सीरीज़ के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये 2 मिनट लेने का मकसद ये था कि मैं आपको ये बता सकूं कि वोल्टेरा सीरीज़ बेसिकली एक खासा यूज़फुल टूल है जहाँ जहाँ पे हम नॉन लिनियरिटीज़ को मैथमेटिकल मॉडल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। अच्छा, बस इसमें थोड़ा सा मसला ये है कि ये ऐसे तमाम सिस्टम्स जिसमें डिसकंटिन्यूटीज़ हों, मतलब कुछ इनपुट की पर्टिकुलर वैल्यूज पे वो डिफाइंड नहीं है, तरीके से मॉडल नहीं कर सकेगी। और दूसरा कंप्यूटेशनली कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इट्स नॉट कॉम्प्लेक्स देन अदर नॉन लीनियर सिस्टम्स या मॉडल्स। मॉडल्स कहना चाहिए बेसिकली, आपने शायद देखे भी हों कुछ हैमरस्टाइन या वीनर वगैरह, ठीक है। तो उसको फिर आसान करने का तरीका यही है कि हम उसको ट्रंकेट कर लें, ठीक है। फिर हम इसको बहुत क्रूड रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते सिस्टम की, लेकिन एटलीस्ट
थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है। अच्छा, अब हम लोगों ने अपने नॉन लीनियर फ़िल्टर को वोल्टेरा सीरीज़ के साथ नॉन लीनियर एडाप्टिव फ़िल्टर को वोल्टेरा सीरीज़ के साथ रिप्रेज़ेंट करना है। रिप्रेज़ेंट हम लोगों ने कर लिया, अब नेक्स्ट जो ज़रूरत है वो इस चीज़ की है कि एडाप्टिव फ़िल्टर की जो कोएफ़िशिएंट्स हैं उनको अपडेट कैसे करेंगे, ठीक है? सच दैट कि वो किसी डिज़ायर्ड फ़िल्टर के को अप्रोच करे हमारे एडाप्टिव फ़िल्टर की आउटपुट। तो 2 तरह के अप्रोचेज़ हम यहाँ पे देखेंगे। एक अप्रोच है एलएमएस वोल्टेरा फ़िल्टर, ठीक है? और एलएमएस वोल्टेरा फ़िल्टर का मतलब ये है कि हम लोगों ने अपने एडाप्टिव फ़िल्टर को वोल्टेरा सीरीज़ से रिप्रेज़ेंट कर लिया, मॉडल कर लिया। अब उसकी जो फ़िल्टर्स की अपग्रेडेशन है या अपडेशन है, नॉट बेसिकली अपग्रेडेशन, उसको एलएमएस एल्गोरिथम के थ्रू हम लोगों ने कैसे करना है। अच्छा, अब हम लोगों ने करने यहाँ पे ये लगे हैं कि अपनी आसानी के लिए हम लोगों ने नॉन लिनियरिटी को 2 तक रखा है, ठीक है? एक हम लीनियर कन्वोल्यूशन की टर्म लेंगे और हम सेकंड ऑर्डर नॉन लीनियर टर्म लेंगे और जो फ़िल्टर का हम लोगों ने ऑर्डर रखा है दैट इज़ nth ऑर्डर, यानी कि 0 से लेकर n तक हम समेशन टर्म्स में वेरिएशन करेंगे, व्हिच इज़ इक्विवेलेंट टू सेइंग कि फ़िल्टर का ऑर्डर हम n रखेंगे, ताकि हम एटलीस्ट एक रियलाइज़ेबल या अंडरस्टैंडेबल फ़िल्टर बना सकें। अच्छा जी, और हम लोगों ने अगर इससे एक्सटेंड करना हो नॉन लीनियरिटी को, अगर 2 से ज़्यादा करना हो या फ़िल्टर के ऑर्डर को n से बढ़ाना हो तो वो इस मॉडल के बाद आपको समझ आ जाएगी कि वो कैसे हो सकता है। अच्छा, तो इस सूरत हाल में जो हमारे पास इक्वेशन आएगी, एक कॉज़ल सिस्टम की अगर हम बात करें, तो ये हमारे पास एक एडाप्टिव फ़िल्टर को जो प्रेज़ेंट किया जाएगा वो इस मॉडल से किया जाएगा, जिसमें 2 नॉन लीनियर टर्म्स हो गई और nth ऑर्डर हो गया फ़िल्टर का, ठीक है? अच्छा जी, अब हमारे पास जो एलएमएस एल्गोरिथम जिसको हम इस्तेमाल करते हैं मीन स्क्वायर एरर की एस्टिमेशन के लिए, nth इटरेशन पे जो बेसिकली मीन स्क्वायर एरर का एल्गोरिथम होगा, nth इटरेशन पे जो एरर है उसका स्क्वायर और उस स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन, ठीक है? और उसके बाद en जो एरर सिग्नल है दैट इज़ बेसिकली डिफरेंस बिटवीन डिज़ायर्ड आउटपुट एंड आउटपुट फ्रॉम द एडाप्टिव फ़िल्टर, ठीक है? और इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें हाँ, बस ये चीज़ बन जाती है, ठीक है? अच्छा, अब हमें थोड़ा-सा देखने की ज़रूरत है कि यहाँ पे जो हमारे पास इनपुट है, अ, इस इनपुट में क्या टर्म्स हैं और यहाँ पर जो फ़िल्टर के कोएफ़िशिएंट्स बनते हैं वो क्या टर्म्स हैं, ताकि फिर हम आउटपुट को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेज़ेंट करने की कोशिश कर सकें। तो हमारी बेसिकली जो इनपुट है ना, उसमें अगर हम पहले लीनियर और उसके बाद नॉन लीनियर टर्म्स देखें तो वो कुछ इस तरह की बनती है, ठीक है? मतलब अच्छा, एज़ फॉर वेक्टर के लिए ना मैं थोड़ी सी इसकी नोटेशन डिफरेंट रखूँगी। ये नोटेशन रखूँगी अगर मैं वेक्टर की बात कर रही हूँ, और ये नोटेशन रखूँगी अगर मैं को एक पर्टिकुलर कंपोनेंट, ठीक है? अच्छा, तो मेरे पास जो nth इंस्टेंट पे एक इनपुट का वेक्टर बनता है दैट इज़ बेसिकली डिफाइंड एज़, ये सारी की सारी पहले लीनियर टर्म्स आ गई, और अगर मैं बात करूँ नॉन लीनियर टर्म्स की,
अब एक्स ऑफ एन पहले सारी की सारी अपने पास्ट वैल्यूज़ के साथ, प्रेजेंट और पास्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा। और फिर एक्स ऑफ एन माइनस वन मल्टीप्लाई होगा और हमारे पास जो लास्ट टर्म यहाँ पर आएगी दैट वुड बी एक्स ऑफ एन माइनस एन एक्स ऑफ एन माइनस एन, जो दो लास्ट टर्म इस वेक्टर में होगी। ठीक है, और मैं यहाँ पर टी लिख रही हूँ क्योंकि मैं इस वेक्टर को कॉलम फॉर्म में ट्रीट करूँगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इनपुट का वेक्टर है जिसमें पहली जो लाइन है उसमें आपको सारी लीनियर टर्म्स नज़र आ रही हैं, उसके बाद जो है वो नॉन लीनियर टर्म्स, बिकॉज ये मेमोरी को भी कैप्चर करता है। मेमोरी की वजह से जो नॉन लीनियर टर्म्स हैं ये सिंपली इंडिविजुअल टर्म्स के स्क्वायर की बजाय हर टर्म अपनी पास्ट हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होती है, क्योंकि इसमें हम मेमोरी को भी एज्यूम कर रहे हैं, मेमोरी का मौजूद होना एज्यूम कर रहे हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास हो गया एक्स ऑफ एन, और उसके बाद अगर हम बात करें फिल्टर के कोफिशिएंट्स की, तो पहले तो हमारे पास जो लीनियर टर्म्स हैं उसे उसके फिल्टर्स उसके कोफिशिएंट्स आएंगे। अच्छा, आपको ये भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि बेसिकली अगर हम नॉन लीनियर टर्म्स की तरफ देखें तो हर लाइन में पहले से कम यानी या ऊपर वाली लाइन से कम कोफिशिएंट्स होंगी तादाद में। ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास जो लास्ट मतलब वैल्यू आएगी इसकी, ये लास्ट जो टर्म होगी दैट वुड बी दिस। ठीक है, और इसको भी मैं ट्रांसपोज करूँगी ताकि मैं इसको कॉलम फॉर्म में इस्तेमाल कर सकूँ। अच्छा, ये सारा लीनियर और नॉन लीनियर कोफिशिएंट्स इसमें आ गए हमारे पास nth इटरेशन पे, और अगर हम वेक्टर फॉर्म में आउटपुट को लिखना चाहें तो nth इटरेशन पे जो हमारे पास आउटपुट लिखी जाती है दैट इज डिफाइंड इन दिस वे। ठीक है, और हम लोगों ने इससे पहले जो इक्वेशन लिखी थी, हाँ जी ये वाली इक्वेशन एक्सपेक्ट ये वाली इक्वेशन। ठीक है, इसमें अगर हम अब अगर आउटपुट का एक्सप्रेशन डालें तो हमें क्या मिलता है इस यहाँ पर, या मतलब अगर हम एरर स्क्वायर की बात करें तो व्हाट इज एरर स्क्वायर इक्विवेलेंट टू, आउटपुट इज इक्विवेलेंट टू वाई टी डब्ल्यू टी एन एक्स ऑफ एन बस वाई एन का स्क्वायर आएगा, जो वाई एन का स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू वाई एन इंटू वाई एन का ट्रांसपोज। ठीक है, आई एम नॉट श्योर इफ इट इज क्लियर इनफ, इसको ज़रा दोबारा लिखती हूँ। वाई स्क्वायर एन इज इक्वलेंट टू वाई एन और वाई एन का ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसको इस चीज़ को देखते हुए हम जब इसमें फिर वाई एन की अपनी जो वैल्यूज़ हैं वो सब वैल्यूज़ के हम एक्सप्रेशन प्लग इन करेंगे तो हमारे पास आएगा
ये तो वाई एन आ गया ना हमारे पास, ठीक है। अब वाई एन का जब ट्रांसपोज लेंगे तो जो अंदर वाली टर्म्स हैं वो कुछ आगे पीछे हो जाएंगी, जो कि मतलब एक वेक्टर या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में होता है। ये वाई एन का स्क्वायर आ गया हमारे पास। अच्छा, अब वेट अपडेट इन LMS algorithm is done as, जो हम बस नेक्स्ट वेट आता है वो कंप्यूट होता है इस तरह से। ठीक हो गया। इसको हम लेते हैं approximation which is given as ठीक है, instead of expectation we compute instantaneous value of squared error। अच्छा, तो इसको हम जब प्लग इन करें ऊपर वाले एक्सप्रेशन में, वेट अपडेट इक्वेशन जो है हमारे पास, यहाँ पर एरर की क्वेश्चन जो हम लोगों ने शुरू में एक्सप्लेन भी की थी, यहाँ इसको हम लोग काफ़ी दफ़ा देख भी चुके हैं। डीएन पे ऑफ कोर्स वेट्स डिपेंड नहीं करते, उसके साथ कुछ डिफ्रेंसिएशन का फ़ायदा नहीं है, मतलब ज़ीरो रिजल्ट हमारे पास निकलता है। और वहाँ बाकी हमारे पास रह गया वाई ऑफ एन, और वाई ऑफ एन बेसिकली इज़ इक्विवेलेंट टू दिस थिंग, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, और इसी क्वेश्चन को हम जब बेसिकली मतलब यूज़ करें अपने अडॉप्टिव फ़िल्टर में, तो अब हमें जो देखने की ज़रूरत है वो ये कि मतलब ये है ना, डिफरेंशिएट होकर तो बेसिकली एक्स ऑफ एन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक्स ऑफ एन भी हमारे पास दो तरह के हैं, और कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे पास जो फ़िल्टर कोफिशिएंट्स हैं वो भी दो तरह के हैं, यानी कि लीनियर और नॉन लीनियर। तो लीनियर और नॉन लीनियर जो टर्म्स हैं या जो फैक्टर्स हैं वो थोड़ा डिफरेंटली ट्रीट होते हैं। इस बात का मतलब ये है कि इसको हम लिखते इस तरह से हैं कि लीनियर जो कोफिशिएंट्स हैं हमारे पास फ़िल्टर के, जिनको हम डील करते हैं विद वेरिएबल k1, और उसका जो n+1 मतलब वेट के अपडेशन में जो मतलब n+1 1th कोफिशिएंट होगा, दैट वुड बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला। आप नोट करो कि मैंने यहाँ पे μ1 लिखा है, ठीक है। उसकी वजह आपको अभी दूसरी क्वेश्चन देख के समझ आ जाएगी। अच्छा, जो और जो नॉन लीनियर टर्म्स हैं विच आर डिपेंडेंट अपॉन k1 k2, उनकी जो n+1 टर्म होगी, दैट वुड बी डिफाइंड बाय द प्रीवियस वैल्यू of weight at those k1 k2 instants at nth iteration plus 2 mu2 e of n, और यहाँ पर साथ आएगा हमारे पास
एक्स ऑफ एन माइनस के वन और एक्स ऑफ एन माइनस के टू। ठीक हो गया। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हम बेसिकली दो इक्वेशंस को इस्तेमाल करते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर टर्म्स को अलग-अलग ट्रीट करते हैं, और म्यू वन और म्यू टू भी हमारे पास डिफरेंट होते हैं, यानी कि कन्वर्जेंस फैक्टर्स जो हैं। और ये बेसिकली जो हमारे पास एक कन्वेंशनल या एलएमएस एल्गोरिथम है जो कि लीनियर टर्म्स के लिए अ, एक मतलब ऑलरेडी मैच्योर टेक्नोलॉजी है, उसी को हम इसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो म्यू की सिलेक्शन है वो कुछ इस तरह से होती है कि म्यू शुड बी greater than 0 but it should be lesser than trace of the correlation matrix R, ठीक है, which in turn should be lesser than this thing, और lambda max is basically largest eigenvalue of this matrix. ठीक है, आर आपको पता है, उसको हम डिफाइन किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो उसका जो बेसिकली सारे डायगोनल एलिमेंट्स का समेशन होगी, इसको ट्रेस आर हम कहेंगे। तो म्यू की जो सिलेक्शन है ना वो कुछ इस तरह से होती है। ठीक है। अच्छा, अब ये एलएमएस एल्गोरिथम वैसे तो इसके लिए कन्वीनियंट है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मसला ही होता है कि इसकी कन्वर्जेंस थोड़ी सी स्लो होती है, क्योंकि हम इसमें मतलब आर की कंप्यूटेशन की वजह से भी और अलग ट्रीट करने की वजह से भी, तो थोड़ा सा फास्टर एल्गोरिथम हम जो यूज़ करते हैं दैट इज़ आरएलएस, रिकर्सिव लीस्ट स्क्वायर्स। तो उसको हम अब थोड़ा सा देखते हैं, मतलब हमारे पास एलएमएस यहाँ पे ख़त्म हुआ। एलएमएस को हम उसमें जो वेट की अपडेशन है उसकी हम लोगों ने दोनों इक्वेशंस देखी हैं। अब हम ये देखते हैं कि अगर हम एक नॉन लीनियर अडैप्टिव फिल्टर को वोल्टेरा सीरीज के साथ रिप्रेजेंट करते हैं विद नॉन लीनियरिटी फैक्टर p इज इक्वल टू 2 एंड n टर्म्स इन समेशन, तो उसमें जो वेट को अपडेट करने का फॉर्मूला है या वेट्स फिल्टर वेट्स को एस्टिमेट करने का जो तरीक़ाकार है वो उसको हम अगर आरएलएस से करने की कोशिश करें तो वो कैसे होगा। और जैसे कि मैंने बताया कि आरएलएस को एलएमएस के ऊपर समटाइम्स चूज़ करने की वजह ये होती है कि एलएमएस कैन बी स्लो। अच्छा जी, इसकी कन्वर्जेंस थोड़ी फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू एलएमएस, इवन द आइगन वैल्यू स्प्रेड ऑफ इनपुट कोरिलेशन मैट्रिक्स इज लार्ज, स्टिल ये थोड़ा सा तेज़ काम करता है। ठीक है, और इसमें हम फिल्टर कोफिशिएंट्स डिटरमिन करते हैं सच दैट द फिल्टर्स आउटपुट मैचेस द डिजायर्ड आउटपुट इन टर्म्स ऑफ लीस्ट स्क्वायर सेंस, क्योंकि ये रिकर्सिव लीस्ट स्क्वायर के टर्म्स में काम करता है। अच्छा, अब हमारे पास जो लीस्ट स्क्वायर एल्गोरिथम है दैट बेसिकली एम्स एट द मिनिमाइजेशन ऑफ sum of squares uh, of the difference between desired signal and filters output। ठीक है, अब हमारे पास हर इटरेशन के ऊपर सैम्पल्स की अवेलेबिलिटी होती है, तो हम जो एलएस एल्गोरिथम है उसको बेसिकली हम रिकर्सिव वे में मतलब पुरानी वैल्यूज़ को बार बार रिकॉल करके उसको ट्रीट करते हैं। ठीक है, अब आरएलएस एल्गोरिथम का जो फ़ायदा है वो ये है कि इट इज़ वेरी फास्ट, और जहाँ पे टाइम वेरिंग एनवायरनमेंट्स होती हैं वहाँ पे भी एक्सीलेंट परफॉर्म करता है, बिकॉज कुछ उसकी रिकर्सिवली पुराने सैम्पल्स को कॉल करते रहने से वो फ्लक्चुएशन जो हैं वो उसमें डाई आउट हो जाती हैं, लेकिन दे आर कंप्यूटेशनली कॉम्प्लेक्स। ठीक है,
तो जहाँ पर हमें एक फ़ायदा होता है तो उसके उसके बरक्स थोड़ा सा नुकसान उसमें होता है। इसका जो एल्गोरिदम है आरएलएस का, आपने शायद थोड़ा सा इसको देखा भी हो, लेकिन एक दफ़ा हम हल्का सा गो थ्रू हो जाते हैं ताकि फिर हमें वोल्टेरा फ़िल्टर डेवलप करने में थोड़ी सी आसानी हो। इसका एल्गोरिदम ये है कि हमारे पास एट nth इंस्टेंट या nth इटरेशन पे जो हमारे पास इनपुट वेक्टर होता है दैट इज डिफाइंड इन दिस वे, ठीक है, ट्रांसपोज हम लेंगे इसका। और सिमिलरली हमारे पास जो डिजायर्ड सिग्नल होगी, हमारे पास आ गया इनपुट सिग्नल, ठीक है। जो हमारे पास डिजायर्ड सिग्नल है उसको हम डिफाइन करेंगे इस तरह से। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया डिज़ायर्ड सिग्नल एट nth इंस्टेंट। और अगर हम एक सिंपल लीनियर फ़िल्टर को कंसिडर करें, क्योंकि अभी हम जो आरएलएस एल्गोरिदम पहले देखने लगे हैं या रिवाइज करने लगे हैं वो लीनियर फ़िल्टर के तौर पे करने लगे हैं, तो उससे हमारे पास जो आउटपुट आती है एट nth इंस्टेंट, दैट इज डिफाइंड इन दिस वे, ठीक है। हमारे पास एक सिंपल कॉन्वोल्यूशन सम आ जाता है। अच्छा, अब इसका जो डिटर्मिनिस्टिक ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो आरएलएस में हम डिफाइन करते हैं, विच इज़ रिकर्सिव इन नेचर, वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसमें यहाँ पे जो पैरामीटर लैम्डा है दैट इज़ एन एक्सपोनेंशियल पेइंग फैक्टर, और इट इज़ चोजन सच दैट ये ज़ीरो से थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन इट शेल बी लेसर देन और इक्वल टू 1। और इस पैरामीटर को यूजुअली हम फॉरगेटिंग फैक्टर भी कहते हैं, क्योंकि अगर आप देखो कि अगर जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी तो जो थोड़ी सी पुरानी वैल्यूज़ हैं उनको बहुत बहुत हम स्मॉल वैल्यू के साथ कंसिडर करेंगे, ठीक है। और मतलब जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं तो जो कोफिशिएंट अपडेटिंग है उसको उसमें थोड़ा सा जो डिस्टेंट पास्ट है उसका उसका इफेक्ट नेग्लिजिबल होता जाता है। अच्छा जी, अब इस इक्वेशन को, ये वाली जो इक्वेशन हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, उसको हम लोगों ने चूँकि वी वांट टू मिनिमाइज दिस एरर विद रिस्पेक्ट टू वेट्स, यानी कि हम वेट्स फिल्टर के वेट डिटरमिन करना चाह रहे हैं सच दैट द एरर इज मिनिमाइज्ड। सो इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू वेट्स एंड विल गेट दिस इक्वेशन, ठीक है। और हमें इसको ज़ीरो के बराबर पुट करना है ताकि हम यहाँ पे वेट्स जो हैं वो निकाल सकें। ज़ीरो के बराबर पुट करने का मतलब ये है कि चूँकि ये वेक्टर फॉर्म है हमारे पास, इसका रिजल्ट आएगा which you can figure out from this term basically, if not from any other.
उसको हम इक्वेट करेंगे एक n+1 ज़ीरो वेक्टर के साथ, ठीक है। अच्छा जी, और यहाँ से आगे हमें मिलेगा ये चीज़, ठीक है। और फाइनली कोफिशेंट्स हमें मिलेंगे इसकी जो है ना थोड़ी इक्वेशन में थोड़ी से चेंज करने से, मतलब हम लोगों ने बेसिकली ये वाला पार्ट उठा के यहाँ पे लेके जाना है। और साथ हमारे पास आ गया ये चीज़, ठीक है। अच्छा, अब मतलब इस पार्ट को हम एक ज़रा क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए, समझने के लिए हमने इस पार्ट को कुछ नाम देंगे, जो कि बेसिकली अगर आप देखो तो एक्स ऑफ आई की मल्टीप्लिकेशन है विद एक्स ऑफ टी, और फिर उन सब टर्म्स की समेशन हो रही है, वेटेड समेशन या आप भी जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। और जो दूसरी टर्म हमारे पास यहाँ पर एक्स ऑफ आई की मल्टीप्लिकेशन है डिज़ायर्ड आउटपुट के साथ। तो हमने इस तरह की टर्म्स पहले भी कुछ देखी हुई हैं, और हम अब यहाँ पे इसका डायरेक्टली वो लिख देती हूँ रिप्रेजेंटेशन जिससे हम करते हैं। ठीक है, जहाँ पे आर ऑफ एन है बेसिकली को रिलेशन मैट्रिक्स ऑफ इनपुट सिग्नल, ठीक है। और पी एन जो हमारे पास है दैट इज बेसिकली क्रॉस कोरिलेशन वेक्टर ऑफ इनपुट विद डिजायर्ड सिग्नल या डिजायर्ड आउटपुट, ठीक है। और हम जब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं बेसिकली किसी सॉफ्टवेयर में, तो हमारे पास इसकी जो अपग्रेडेशन है, यानी कि नेक्स्ट इटरेशन में इसको फाइंड आउट करने का जो मेथड है वो ये है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इम्प्लीमेंट करने के लिए आर एल एस एल्गोरिथम को जैसे सॉफ्टवेयर में या इन जनरल भी हमें बेसिकली जो इसमें हमारे पास एक्स ऑफ एन या एक्स ऑफ डब्ल्यू ऑफ एन जो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, यानी कि इनपुट का वेक्टर और फ़िल्टर के जो कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है? इन दोनों को हमें बिल्कुल उसी तरीके से एक्सप्रेस करना पड़ेगा जैसे हम लोगों ने एलएमएस एल्गोरिथम में किया था, कि उसमें सारी की लीनियर टर्म्स और तमाम नॉन लीनियर टर्म्स बेसिकली इकट्ठे मौजूद होती हैं। तो हम जब एक वेक्टर के तौर पे ट्रीट करते हैं इनपुट सिग्नल को, यहाँ पे जब भी पहले डब्ल्यू एन लिखा है एक वेक्टर के तौर पे अपने कोफिशिएंट्स को, फ़िल्टर के कोफिशिएंट्स को, तो उन तमाम जगहों पे जो इनकी रिप्रेजेंटेशन थी इनपुट वेक्टर की या फ़िल्टर कोफिशिएंट्स की, वो वैसे ही थी जैसे ही हम लोगों ने एलएमएस एल्गोरिदम के शुरू में डिफ़ाइन की थी। तो इस तरीके से इनपुट को, फ़िल्टर कोफिशिएंट्स को डिफ़ाइन करके और अगर हम आरएलएस एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट करें तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं फ़िल्टर के वेट्स, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा जो नॉन लीनियर अडैप्टिव फ़िल्टर्स का टॉपिक है वो ख़त्म होता है। अब इंशाल्लाह जो अगले लेक्चर में हम करेंगे वो बिकॉज़ अडैप्टिव फ़िल्टर्स
कैन प्रैक्टिकली बी एनी सिस्टम जहाँ पे भी हम वेट्स को अपडेट कर रहे हैं। तो हमारे पास एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एक चीज़ होती है, आप लोगों ने शायद इसका नाम सुना हो, नहीं सुना अगर तो हम थोड़ा सा उसको ब्रीफली डिस्कस करते हुए आगे जाएंगे। तो चूँकि उसको जनरली हम दो मुख्तलिफ तरह के कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, या तो प्रिडिक्शन के लिए या फिर रिग्रेशन के लिए। तो दोनों केसेस में जब खास तौर पे जब उसकी हम जब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो उसके जो वेट्स हैं वो कॉन्स्टेंटली अपडेट हो रहे होते हैं। तो इन्हीं के इट्स इन एसेंस इट इज़ एन एडाप्टिव फिल्टर। तो वो हम किस एल्गोरिथम के तहत करते हैं और उसका उसका तरीक़ाकार क्या है, उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। वो भी एक नॉन लीनियर एडाप्टिव फ़िल्टर है, ठीक है? जो एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है और वो भी इसी कैटेगरी के अंडर आता है। तो इसको वो इट इज़ अ सेपरेट टॉपिक बट कम्स अंडर द जनरल हेडिंग ऑफ नॉन लीनियर एडाप्टिव फ़िल्टर। तो उसको इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।